नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का विशेष बुलेटिन बात यूपी की, और मैं हूं कुणाल। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रदेश की आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लेखपाल और वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया में किया बड़ा संशोधन, साथ ही 10 वर्ष तक के किराएनामे पर मिली बड़ी राहत। बिहार चुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी साजिश का आरोप लगाते हुए भाजपा पर साधा निशाना। विश्व कप विजेता क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के आगरा रोड शो में रही कड़ी सुरक्षा, पर कुछ मार्गों पर जाम की भी स्थिति बनी। हाथरस के 29.92 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में मदरसे के प्रबंधक और कोषाध्यक्ष गिरफ्तार। लखनऊ में ओवरलोड वाहनों को रिश्वत लेकर पास कराने वाले एक बड़े सिंडिकेट का हुआ भंडाफोड़। श्रावस्ती में दिल दहला देने वाली घटना, पति ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या के बाद की आत्महत्या। अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आज कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन। कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमावली में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब चैनमैन भी लेखपाल बन सकेंगे। नए नियम के अनुसार लेखपाल के कुल पदों में से 2% पद योग्य चैनमैन को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके लिए चैनमैन को 6 वर्ष की सेवा और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। वृद्धावस्था पेंशन में सरलीकरण, एक और बड़ी राहत। वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। अब पात्र बुजुर्गों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। फैमिली आईडी के आधार पर उन नागरिकों की पहचान की जाएगी जो अगले 90 दिनों में 60 वर्ष के हो जाएंगे। उनकी सहमति के बाद महज 15 दिनों के भीतर पेंशन स्वतः स्वीकृत हो जाएगी। किराएनामे पर शुल्क में बड़ी राहत। किराएदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 वर्ष तक की अवधि के किरायानामा विलेखों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। उदाहरण के लिए 2 लाख रुपए तक के वार्षिक किराए वाले किराएनामे पर 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए अब केवल 1500 रुपए का शुल्क लगेगा। दुकान और वाणिज्य अधिनियम का दायरा बढ़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 का दायरा अब पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया है। ये कानून उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके दायरे में अब क्लिनिक और विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाताओं को भी शामिल कर लिया गया है। आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। अगर आप प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से इसी तरह अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की खबर पर। बिहार चुनाव परिणामों पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिणामों को चुनावी साजिश बताते हुए SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर खेल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा को दल नहीं छल कहकर संबोधित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मगध जीता अवध भी जीतेंगे। उन्होंने साल 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह जीत दोहराने का दावा किया है। अब कुछ सकारात्मक खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं आगरा। विश्व कप विजेता क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के आगरा आगमन पर उनके रोड शो के लिए कमिश्नरेट पुलिस द्वारा कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। सुरक्षा के तहत ड्रोन से भी निगरानी की गई, जिसके लिए 3 सहायक पुलिस आयुक्त, 5 थाना प्रभारी अधिकारी और 100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। वो दोपहर 12:25 पर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यालय पहुंची, जहां वो बेहद आकर्षक लग रही थी। हालांकि रोड शो के कारण कई मार्गों पर यातायात मार्ग परिवर्तन लागू रहा और कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई। अब अगली खबर प्रयागराज से है, जो प्रदेश में शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं में देरी की आशंका बढ़ गई है। आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे और अध्यक्ष पद की पात्रता के नियमों में हुए बदलाव के कारण नई नियुक्ति प्रक्रिया में समय लग सकता है। इस वजह से 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित स्नातक शिक्षक भर्ती यानी TGT और 29 एवं 30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का स्थगित होना लगभग तय माना जा रहा है। अब IVF प्रक्रिया से जुड़ी एक जरूरी जानकारी। एक हालिया अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF प्रक्रिया से गर्भधारण करने वाली महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं में ट्यूबरकुलोसिस यानी TB का खतरा बढ़ जाता है। प्रोफेसर RK गर्ग और अन्य विशेषज्ञों द्वारा 72 महिलाओं पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि IVF प्रक्रिया के बाद उनमें TB के लक्षण विकसित हुए। अध्ययन में IVF से पहले TB की जांच को अनिवार्य करने पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं दिन भर की उन बड़ी घटनाओं की जो गंभीर और संवेदनशील हैं। सबसे पहले बात हाथरस छात्रवृत्ति घोटाले की, जिसमें 29.92 करोड़ रुपए का गबन हुआ था। हाथरस में हुए 29.92 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा कानपुर ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये घोटाला वर्ष 2011-12 से 2012-13 के बीच हुआ था, जिसमें 62 शैक्षणिक संस्थान शामिल थे। ताजा कार्रवाई में मदरसा मोहम्मद साहब इस्लामिया फोकनिया के प्रबंधक धर्मवीर सिंह और कोषाध्यक्ष सर्वेश पचौरी को 1,65,000 रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पहले भी कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां ओवरलोड वाहनों को पास कराने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स ने लखनऊ में ओवरलोड वाहनों को रिश्वत लेकर पास कराने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दलाल अभिनव पांडे और डंपर चालक कपिल को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पता चला है कि ये सिंडिकेट प्रति वाहन 6,000 रुपए की रिश्वत लेकर ओवरलोड वाहनों को बिना जांच के पास कराता था। गिरफ्तार दलाल के मोबाइल फोन की जांच में अंडरलोड 01 नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है, जिसमें 122 सदस्य थे। अब अगली खबर कानपुर और दिल्ली विस्फोट मामले के फॉलोअप से है। दिल्ली विस्फोट मामले की जांच का दायरा कानपुर तक पहुंच गया है। एटीएस और एनआईए की संयुक्त टीम ने आरोपी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में रहे 3 अन्य डॉक्टरों को हिरासत में लेकर उनसे लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि इन डॉक्टरों ने डॉक्टर शाहीन के एक टेलीग्राम पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। इसी से जुड़ी एक और खबर में दिल्ली ब्लास्ट मामले में हिरासत में लिए गए डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं। नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में अच्छी रैंक होने के बावजूद उन्होंने लखनऊ के एसजीपीजीआई की जगह कानपुर के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में प्रवेश क्यों लिया, इसकी जांच की जा रही है। अब एक बेहद दर्दनाक और संवेदनशील घटना जिसकी खबर श्रावस्ती जिले से आई है। श्रावस्ती जिले के इकोना क्षेत्र में एक भयावह घटना सामने आई है, जिसमें 35 वर्षीय रोजली नामक व्यक्ति ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी सहनाज और 3 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो 5 दिन पहले ही मुंबई से अपने गांव लौटा था। मृतकों में उसके 6 वर्षीय, 4 वर्षीय और 2 वर्षीय बच्चे शामिल हैं। इस सामूहिक हत्या और आत्महत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का संदेह जताया जा रहा है। और अंत में एक और गिरफ्तारी की खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने एक ग्राम विकास अधिकारी संजय कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एक निर्माण कार्य के बिल का भुगतान करने के बदले 15% कमीशन की मांग कर रहा था। तो ये थी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं इसी समय उत्तर प्रदेश की नई खबरों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।